साथियों नमस्कार। अ, अ, मुझे लगता है कि हमें जो है हमारे गांव के साथियों को एक संगठन के तौर पे काम करने की ज़रूरत है, जहां पर हमारे गांव को विशेष तौर पे ध्यान रखकर एक चिन्हित चिन्हित मुद्दों को लेकर हम आगे कैसे बढ़े, या हमारे गांव के विकास के संदर्भ में हम आगे कैसे काम कर पाएंगे। साथियों, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि जैसे हमारा जो गांव है, हमारे गांव में जो लोग रहने वाले हैं, उन्हें सरकार की योजनाओं से कैसे लाभान्वित कर सकते हैं। इससे हमारा गांव जो है बहुत ही दूर है, जहाँ पर किसी तरह की रोज़गार नहीं है, जहाँ पर किसी तरह के पंचायत द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है कि हमारे गांव में जो है एक लीडरशिप नहीं है। हम लोग एक दबे कुछ लोग की तरह अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, या जो संवैधानिक संस्था है ग्राम पंचायती ग्राम सभा, वहाँ पे हम अपनी आवाज़ को एक ठोस रूप से नहीं रख पा रहे हैं, एक संगठन के रूप में नहीं रख पा रहे हैं। तो साथियों, मुझे लगता है कि हम जो आज के युवा पीढ़ी है, उन्हें आगे आने की आवश्यकता है। क्योंकि जो हमारे गांव के बुजुर्ग लोग जो है, वो उन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए हैं। चूँकि हम एक शिक्षित पीढ़ी है, जो बेहतर योजनाओं को बेहतर से जान पा रहे हैं, जानकारी है, लेकिन हम उन्हें व्यवस्थित तौर पे नहीं रख पा रहे। साथियों, हमारा गांव जो है एक छोटा सा गांव है, जहां पर हम लोग किसी भी तरह का एक मतलब वहाँ की बुनियादी सुविधाएं को बेहतर सुनिश्चित करने के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं। इसके लिए हमें बहुत आगे आने की ज़रूरत है। चूँकि एक संगठन के तौर पे हमारे गांव में जितने भी यूथ साथी है, वो एक संगठन के तौर पे हम हमारे गांव में विकास के कार्यों को करवाने में आगे आए। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक जो चले आ रहा है, वो एक तरह से एक कमज़ोर तबके की आवाज़ की तरह है। हम अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं। एक संगठन के तौर पे बात रखने की ज़रूरत है, चाहे वो ग्राम पंचायत स्तर में हो, चाहे ग्राम सभा स्तर में। तो जिस भी दिन इस तरह की चीज़ें होती हैं, ग्राम सभा होती है या पंचायत में जो हमारे द्वारा, हम जनता के द्वारा चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है, उन तक हमारे गांव की समस्याओं को पहुंचाने के लिए हमें संगठित होनी पड़ेगी। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हमारे गांव में किसी भी तरह की बुनियादी सुविधाओं को ज़मीनी स्तर पर नहीं उतारा गया। अब पिछले 5-6 वर्षों से देख पा रहे होंगे कि वहाँ जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो ग्राम पंचायत द्वारा कार्य किए जाते हैं, वो व्यवस्थित तौर पर नहीं हो रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं, लेकिन जानने के बावजूद भी हम उन मुद्दों को उतनी सहज और समझ के साथ और व्यवस्थित तौर पे नहीं रख पा रहे हैं। उसके लिए हमें आगे आनी होगी, क्योंकि लोग जो है अपनी दबदबा कायम करने के लिए उन आवाज़ों को दबाने कुचलने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें आगे आनी पड़ेगी और हमारी गांव की बुनियादी सुविधाओं को
लेकर अलग अलग फोरमों में हमें बातचीत करनी पड़ेगी, चाहे वो जनप्रतिनिधि के पास जाना पड़े, चाहे डिपार्टमेंट के पास जाना पड़े, या ग्राम सभा में जो सबकी योजना, सबका विकास के तहत गांव की जो योजना बननी है उसमें हम अच्छी तरह से भागीदारी नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से एक संगठन के तौर पे हमें गांव की वो चाहे परंपरा रीति रिवाजें हों या कमज़ोर व्यक्ति की मुद्दा हो, किसी भी तरह की समस्याएं हों, उन्हें सोल्व करने के लिए हमें एक संगठित होनी पड़ेगी। गांव में महिला हिंसा या किसी भी तरह सामाजिक गतिविधि में अड़चने आने जैसी गतिविधियों पे हम आगे आकर उन्हें सोल्व करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे होगा? एक ऐसा संगठन के तौर पे, चाहे वो हमें राजनीतिक तौर पे उसे देखें या फिर सामाजिक तौर पे। तो आज का जो जनरेशन है उसे ये जानने की ज़रूरत है कि हम हमारे गांव में कैसे एक बदलाव लेके आएंगे। आज हमारा जो गांव है बहुत पिछड़ा गांव में से एक है, जहां पर बच्चों को बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने में हम पेरेंट्सों को कोई उससे लेना देना नहीं होता है। हम समझते हैं कि हमारा बच्चा जो है 12th क्लास पढ़ लिया, कॉलेज कर लिया, ठीक है, क्योंकि हमारी जो पितृसत्ता जो हम पे हावी हुई है, वो पितृसत्ता कहीं ना कहीं एक अड़चन पैदा कर रही है। हम समझते हैं कि पढ़ लिख के नौकरी तो मिलने ही रही है, तो हम बच्चों को क्यों पढ़ाएं? लेकिन ये गलत है। पढ़ना लिखना नौकरी पाना ही नहीं है। पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्ति बनने की प्रक्रिया है, जो शिक्षित होकर अलग अलग चीज़ों को अच्छे से जान सके, विकास के विचारों को जान सके, अपनी बात को अभिव्यक्त कर सके। तो कहीं ना कहीं ये हमारे गांव में पितृसत्ता हावी है, क्योंकि आज तक मतलब किसी भी तरह का रोजगार से हमारे गांव का युवा नहीं जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बच्चों को बेहतर शिक्षा, उच्च शिक्षा दिलाने का एक व्यवस्था पे हम बातचीत कर सके, जहाँ पर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसे एक अच्छा बेहतर माहौल मिल सके। साथियों की हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने वो अलग दिन देखे हैं, जो उन्होंने जो माहौल बनाया अपने गांव में, उसकी बदौलत हम आज यहाँ हैं। हो सकता है कि अगर हमारी जो ऊपर की पीढ़ी है वो एक अच्छा शिक्षित होता, शायद हम कहीं और होते, हमारा विचार कुछ और होता, हमारी सोच कहीं और होती। तो हमारी जो ये नया जनरेशन है, इसे इस माहौल को बदलने की ज़रूरत है। गांव में बेहतर संवेदनशील, शिक्षित, बेहतर स्वास्थ्य की माहौल हो सके, उस पे काम करने की ज़रूरत है। सामाजिक परंपरा रीति रिवाजों को बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक बच्चा जो है जिस माहौल में पलता बढ़ता है वही माहौल को आत्मसात करता है, वही चीज़ें सीखता है। साथियों, हम देखे हैं कि शहरों में लोग जो है अपने बच्चों पे विशेष ध्यान देते हैं,
तो उनका IQ लेवल या उनकी जो सीखने की प्रोसेस है, उनकी जो सीखने का लेवल है वो अलग होता है। तो हम अपने गांव में किस तरह के माहौल देखेंगे या वहाँ की व्यवस्थाओं में उस तरह की चीज़ें कैसे डाल पाएंगे, वो बैठकर एक चर्चा करने की विषय है। कई साथियों के यहाँ बच्चे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आने वाले समय में उनके बच्चे होंगे, उनके भाई भतीजे के बच्चे होंगे, उन्हें कैसे माहौल मिलेगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो हमें आगे आने की ज़रूरत है, एक संगठनात्मक रूप से काम करने की ज़रूरत है और अपने गांव में शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ हर कमज़ोर व्यक्ति को कैसे मिल सके, उसको लेकर काम करने की ज़रूरत है। इसलिए हमें ऐसी एक संगठन बनानी पड़ेगी जो एक लीडरशिप के माध्यम से हमारी गांव के मुद्दों को बेहतर तरीके से आगे ले जा सके, आगे रख सके। ऐसा एक लीडरशिप को उभारने की ज़रूरत है। साथियों, एक PPT बनाने की कोशिश की, इसके माध्यम से थोड़ा हम बातचीत करेंगे कि जो हमारा देश है वो एक संविधान के अनुरूप चलता है। संविधान हमें जीने का अधिकार देता है, संविधान हमारी ज़िंदगी जीने का अधिकार देता है, जहाँ पर न्याय की बात करता है, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार देता है, किसी भी तरह की उपासना की स्वतंत्रता देता है, समता मूलक माहौल बनाने का अधिकार देता है, हमारे गांव में एकता और अखंडता को कायम करने में और उसमें भाई बंधुता को बढ़ावा देने का अधिकार देता है। जो हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं या भेदभाव है या उस तरह की चीज़ें हैं, उन्हें हटाने की ज़रूरत है। साथियों, हमें एक संगठनात्मक तौर पे काम करने के लिए हमें संविधान जैसी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है, या संविधान में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके तहत कैसे हम गांव में समग्र विकास को देख सकते हैं, उसको लेकर जानने की ज़रूरत है। साथ ही इसमें जैसे लोकतंत्र में स्थानीय स्वशासन क्यों जरूरी है कह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो देश है एक लोकतांत्रिक देश है। जिसका मतलब है जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। इसका उद्देश्य है लोकतांत्रिक सरकार में जनता ही मालिक है और जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो सेवक है। और यहाँ पर किसी भी तरह के धर्म, जाति या भाषा या क्षेत्र रीति रिवाजों के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। क्यों? कि संविधान ने वो अधिकार दिया है। आप देखेंगे देश की आज़ादी के पहले ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों का जो राज्य था, वहाँ पर गरीब या पिछड़े या अनुसूचित जाति के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। गुलामी
की ज़िंदगी जिए लोगों ने। महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। उच्च वर्ग के लोग ही शिक्षा पा रहे थे। तो जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान बना। संविधान में ये तमाम तरह की प्रावधानें दी गई है। क्योंकि लोकतांत्रिक देश में सभी समान हैं। यहाँ पर सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलता है। सभी स्वतंत्र रूप से भारत में कहीं भी आ जा घूम फिर सकते हैं। अपनी बात को खुलकर बोलने की आज़ादी है। ये सभी अधिकार हमें हमारे देश का संविधान देता है। बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए द्वारा संविधान देता है। तो साथियों, क्यों ना हम आगे आकर हमारे गांव में संवैधानिक तौर पे आवाज़ उठाने का प्रयास करें। हमारे गांव में जो व्यवस्थाएं नहीं हैं वो कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। संवैधानिक संस्था है, उसके तहत जो है कि हम अपनी समस्याओं को कैसे उस तक पहुंचाएं, उन समस्याओं का समाधान को कैसे हल करें। उसके लिए हमारी जो ग्राम पंचायत है उसमें जाने की ज़रूरत है। ग्राम पंचायत द्वारा एक साल में 4 ग्राम सभाएं की जाती है कम से कम। फिर विशेष ग्राम सभाएं और भी की जा सकती है। तो हमें आगे आके बात करनी होगी, मुद्दों को चिन्हित करनी पड़ेगी, हमारी गांव की विकास योजना को बनानी पड़ेगी और एक संगठनात्मक रूप में उसे प्रस्तुतिकरण देकर ग्राम सभा में अनुमोदन करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए पहले तो हमें काम करने की आवश्यकता, हमारी जो संवैधानिक संस्था है ग्राम पंचायत, उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। वहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी जवाबदेही और उनके उत्तरदायित्व क्या, उनके कर्तव्य क्या है, वो सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। उन्हें जनता ने क्यों चुना है वो समझाने की ज़रूरत है। और संविधान के तहत जो 1992 में संविधान के 73वें संशोधन के तहत जो पंचायती राज व्यवस्था की गई है उसमें ग्राम सभा को विशेष दर्जा दिया गया है। चूँकि हमारा जो गांव है वो वन ग्राम है, वो पैसा एक्ट के तहत आता है। वहाँ विशेष ग्राम सभाएं होनी चाहिए। वहाँ की जो भौतिक सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, उसको ग्राम सभा के एजेंडे में नियमित जोड़ना चाहिए। वहाँ की व्यवस्थाओं को नियमित दुरुस्त करने की पहल होनी चाहिए। तो हमें आगे आनी पड़ेगी। इन सारी मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमें नियमित बैठक जैसी चीज़ें करनी पड़ेगी, उस पर चर्चा करनी होगी। हमारे गांव के जो कमज़ोर तबके के व्यक्ति है, जो शासन से किसी भी तरह की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है, उसे बहुत आवश्यकता है ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनकी समस्याओं को पहले समाधान करने। उसके लिए पहले तो हमें जो ग्राम पंचायत बीजादेही है उसमें जो पंचायत की 3 स्थायी समितियां जो है, जो 5 वर्ष के लिए स्थायी बनी हुई है,
उसे सशक्त और मजबूत करने की ज़रूरत है। आगे बताऊंगा 3 समितियाँ कौन कौन सी है। हमारे बीजादी ग्राम पंचायत में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास निर्माण के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना। विशेषकर हमारे गांव की बात करें तो बेहतर शिक्षा व्यवस्था, जो कि हमारे गांव में एक स्कूल है, प्राथमिक शाला, वहाँ की बुनियादी सुविधाएं, साफ पीने का पानी, स्कूल में बाउंड्री वॉल, जर्जर भवन को गिरा के वहाँ एक बच्चों को खेलने के लिए मैदान हो, टीचर द्वारा नियमित पढ़ाई, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इसको लेकर काम करने की ज़रूरत है। हमारे गांव में आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी में बेहतर स्वास्थ्य चीज़ों पे काम हो सके, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। वहाँ की जो ग्राम पंचायत समिति है उसकी नियमित बैठक हो सके, योजनाओं का प्रसार हो सके, कोई बच्चा कुपोषित ना हो सके, गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं का नियमित बीएमआई जांच हो सके, हीमोग्लोबिन टेस्टिंग हो सके, बच्चों का अर्ली लर्निंग वहाँ पे सुनिश्चित हो सके, 3 से 5 साल के बच्चों का अर्ली लर्निंग हो सके, वहाँ बेहतर पढ़ाई का माहौल, खेल जैसी चीज़ें हो सके, आंगनवाड़ी में बुनियादी सुविधाएं कैसे बेहतर हो सके, उस पर काम करने की ज़रूरत है। पंचायत के द्वारा सरकार की हर योजना से कमज़ोर तबके के व्यक्ति को जोड़ना, ग्राम सभा में भागीदारी कर योजना निर्माण में शामिल होना। साथियों, सरकार द्वारा हर वर्ष ग्राम का विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है, जिसमें उस गांव में रहने वाले व्यक्ति की मुद्दों को जोड़ना होता है। गांव की बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे होते हैं और उन्हें प्राथमिकी के तौर पे ग्राम सभा में अनुमोदन कर, जीपीडीपी में जोड़कर उन्हें अनुमोदन कर पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। साथियों, हमारे गांव में महिला समूह को ग्राम सभा में जोड़ने की ज़रूरत है। खासकर महिलाओं पे पितृसत्ता हावी होती है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो उन्हें भी विकास के कार्यों में बराबरी के अधिकार प्राप्त है और उन्हें साथ में जोड़ने की ज़रूरत है। अपने गांव का विलेज डेवलपमेंट प्लान बन सके, उसमें स्कूल डेवलपमेंट प्लान, हेल्थ डेवलपमेंट प्लान बनाकर गाँव में बेहतर बुनियादी सुविधाओं को हम सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए हमें नियमित बैठनी होगी, 1-3 महीने में इस तरह के मुद्दों पे चर्चा करने की ज़रूरत है और उन मुद्दों को जो 3 महीने में एक बार ग्राम सभा होती है वहाँ पे रखने की ज़रूरत है, आगे आकर बात रखने की ज़रूरत है, तभी वहीं से लीडरशिप उभरेगा। साथियों, मैंने एक ये पीपीटी बनाया हूँ जहाँ पर गांव में बेहतर माहौल के फोरम क्या क्या हैं। हमारे गांव में समुदाय की बेहतर भागीदारी से गांव का समग्र विकास संभव हो सकता है। तो आप देखेंगे साथियों,
ये जो GPS लिखा है वो ग्राम पंचायत है, हमारा ग्राम पंचायत बीजादेही है ये वाला। और ये GS है, ये हमारे ग्राम का ग्राम सभा है। VDP गांव सेल्दा है, विलेज डेवलपमेंट प्लान। हमारे गांव में साथियों एक स्कूल है, ये उस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं और वो बच्चों के माता पिता रहते हैं। तो इस स्कूल में हम पालकों की जिम्मेदारी है कि वहाँ पर जाकर देखिए, शिक्षक से बातचीत करें, आपसी तालमेल बनाएं, कैसे बच्चों की शिक्षा में बेहतर भागीदारी हो सके समुदाय का, उस पर बातचीत कर सके, बच्चों की प्रगति के बारे में जान सके, टीचर से बातचीत कर सके। उस स्कूल में एक शाला प्रबंधन समिति बनी हुई है जो शिक्षा अधिकार नियम अधिकार के तहत शाला प्रबंधन समिति बनी हुई है। वो समिति की जिम्मेदारी है कि स्कूल में हर माह बैठक करे, बैठक में वहाँ की बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा करें, स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर पर बातचीत करें, क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां आ रही है, बच्चों की नियमित उपस्थिति पे बातचीत हो सके। स्कूल की जो समिति में जो आय व्यय है, वहाँ पे जो कुछ पैसे आते हैं उसकी पारदर्शिता हो सके, वहाँ पे बच्चों की सीखने की प्रगति पे चर्चा हो सके। और यहाँ पे जो भी चर्चा हो रही है वो एक समिति के प्रस्ताव में लिखा जाए। वहाँ पे जो 2 पंच है, सरपंच द्वारा मनोनीत, और स्कूल जिस वार्ड में आता है उस वार्ड का पंच, वो मुद्दों को अपनी जहन में लेके वो पंच जो साथी है, वो जनप्रतिनिधि जो है, वो अपनी ग्राम पंचायत की जो नियमित बैठक होती है मासिक, उसमें जाके उन मुद्दों को रख सके कि वहाँ क्या समस्या हैं, क्या चुनौतियाँ आ रही, वो ग्राम पंचायत कैसे उसका प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो बाउंड्री वॉल की बात हो, भवन की बात हो, शौचालय की बात हो, चाहे खेल मैदान की बात हो। तो जितने भी ये निर्माण के तहत जो कार्य है वो ग्राम पंचायत को करनी है। साथ में उस गांव में आंगनवाड़ी है, हमारे गांव में आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी में एक सदस्य समिति बनी है। इस सदस्य समिति का हर महीना मीटिंग होनी है, जहां पर गांव की जो भी गर्भवती महिला है, कुपोषित बच्चे हैं, जो भी चीज़ें हो रही है माह में, उसकी चर्चा, उसकी समस्याओं पे चर्चा होगी। गांव में कितने महिलाएं गर्भवती है, कितने महिला धात्री है, उनकी BMI रिपोर्ट जांच हुई है तो वो कितना अंडर आ रहे हैं, उन्हें कैसी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, ये हीमोग्लोबिन की जांच हो रही है तो क्या ज़रूरत है, उन्हें आयरन की कमी है, तो तमाम तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पे चर्चा करने की ज़रूरत होती है। किशोरी बालिकाओं की स्वास्थ्य को लेकर चर्चा की जाती है। और वहीं पे दूसरी चीज़ है कि 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अर्ली लर्निंग यानी कि प्री प्राइमरी एजुकेशन मिलने की व्यवस्था है। उन्हें खेल खेल के माध्यम से अपना नाम लिखना, खेल गतिविधियों के माध्यम से कहानी सुनाना, जिसमें कि बच्चों में एक रचनात्मक, कलात्मक और लीडरशिप अभिव्यक्ति के अवसर को बनाना, जहाँ पे बच्चे कुछ सीख के फिर प्राइमरी स्कूल में जाते हैं। और 0 से 3 वर्ष के बच्चों की नियमित जांच, उनकी पोषण पे ध्यान देना, उनकी नियमित वजन कराना, उनकी नियमित जांच, जैसे कुपोषित तो नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें जो स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें हैं आंगनवाड़ी में होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो
गांव में जो ग्राम सभा हो रही वहाँ पे रखने की ज़रूरत है। और ग्राम सभा में लाइन डिपार्टमेंट यानी कि वहाँ के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जिन्हें हम फ्रंट लाइन वर्कर कहते हैं, जिसमें शिक्षक भी आते हैं। अगर उस गांव में राशन दुकान है, पटवारी है, वन विभाग है, तो वो भी लाइन डिपार्टमेंट में है और वो ग्राम सभा में उन्हें आनी चाहिए। तो अगर इन चीज़ों पर अगर काम करें, अभी चीज़ें हो रही है, इसको और बेहतर करने की ज़रूरत है, तब जाके हमारे जो गांव के बच्चे या हमारी जो पीढ़ी है उसको एक अच्छा माहौल या उस तरह की चीज़ें मिल सकेगी। उसके लिए हमें इस तरह की पहल करनी होगी कि हमारे गांव में एक सक्रिय लीडरशिप को उभारने की ज़रूरत है, जो मैं कह रहा हूँ कि एक संगठनात्मक रूप से काम करेंगे, जहाँ पर एक ऐसे चयनित साथी लोग जो हैं उन मुद्दों को अलग अलग फोरमों में ले जा सके। हमारे गांव में एक ऐसा इस संगठनात्मक तौर पे काम करने से एक बदलाव नज़र आता है। मान लो कि हमारा एक संगठन हम बनाते हैं, इसमें सक्रिय कुछ साथी जो है विकास और निर्माण को लेकर काम की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे गांव में पंचायत या जिस भी तरह की योजनाओं से संबंधित विकास निर्माण हो रही है, निर्माण कार्य हो रहे हैं, उनकी निगरानी वो बेहतर तरीके से, उनमें गुणवत्तापूर्ण तरीके से चीज़ें हो रही हैं उसको देख सकें। उसके लिए ये इस तरह की सक्रिय कमेटी बनाए। हमारे गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण समिति जैसा कुछ नाम देके, वो स्कूल की समस्याएं, आंगनवाड़ी की समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, इनको चिन्हित करके अपने संगठन में रख के फिर सक्रिय लीडर से अलग अलग फोरम में ले जा सके। गांव में महिला हिंसा या क्राइम जैसी चीज़ें हो रही है, उनकी रोकथाम के लिए एक समिति गठित करके उन चीज़ों से अलग अलग फोरमों में, हो सकता है कि हम थाने के माध्यम से या अलग अलग एंगल से हम उस पर समाधान और रोकथाम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तमाम तरह के मुद्दे जब निकल के आएंगे तो सक्रिय जो लीडरशिप है वो उभर के आएगा और वो लीडरशिप जो है फिर अलग अलग फोरम में ले जाएगा। हो सकता है कि वो डिपार्टमेंट तक अलग अलग इससे ले जाएंगे। हो सकता है कि जो ग्राम सभा है उसमें वो अपनी मुद्दों को अच्छे से जोड़ सके, उसकी अनुमोदन और अपलोड तक का वो वहाँ अपनी भूमिका निभा सके। डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनमें उन मुद्दों को ले जा सके। अपने गांव में बेहतर कृषि उद्यानिकी तरीके से जैविक खेती या तरह तरह की खेती से संबंधित चीज़ें हैं, वो अलग अलग योजनाओं को कैसे क्रियान्वित कर सकते हैं उस पर वो काम करें। तो हमारे गांव में इस तरह से फोरम बनने से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बेहतर तरीके से होने की गुंजाइश मुझे दिखती है। ग्राम पंचायत व्यवस्था को अब समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा गया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसमें अलग अलग जाति, समुदाय, संस्कृति के लोग निवास करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में लोगों के रहन सहन, खान पान, परंपरा, रीति रिवाजों में भी समानता नहीं है। इन्हीं असमानताओं के कारण लोगों की आवश्यकता भी क्षेत्रवार अलग अलग होते हैं। कामों को सही ढंग से करने के लिए केंद्र, राज्य, जिला, जनपद, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के स्तर पर कामों और जिम्मेदारियों का बंटवारा किया जाता है। जिस तरह केंद्र और राज्य स्तर पर अलग अलग मंत्रालय एवं विभिन्न विभाग के बीच कामों का बंटवारा किया जाता है, उसी प्रकार पंचायत के स्तर पर भी कामों का बंटवारा किया जाता है। जिम्मेदारियों के लिए बंटवारे में
पंचायत और ग्राम सभा की स्थायी समितियां गठित की जाती है और ये संविधान में प्रावधान है, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि को जनता की अपेक्षा पूरी करने के लिए निर्णय लेने, योजना बनाने, कार्यों का क्रियान्वयन व उनकी निगरानी करने की जिम्मेदारी और अधिकार दिए गए हैं। सन 2001 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू ग्राम स्वराज व्यवस्था में ग्राम सभा की 7 समितियां गठित करने का प्रावधान था। इस व्यवस्था में कुछ वर्षों बाद परिवर्तन कर अब मध्य प्रदेश शासन द्वारा पंचायत में 3 स्थायी समितियां और ग्राम सभा की 2 स्थायी समितियां गठित करने का प्रावधान किया है। जो पंचायती राज है उस पर एक अलग जो है इस तरह से कि 24 अप्रैल 1993 में भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि उसी दिन संविधान में 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला था। जिसमें एक त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना की गई थी। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ये अलग अलग पंचायतों में अलग अलग बंटवारा की गई थी। जिसमें 73वां संविधान में जब संशोधन हुआ तो उसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और उस 11वीं अनुसूची में पंचायत को 29 विषय में काम करने के प्रावधान दिए, जिसमें उस ग्राम पंचायत के जितने भी वर्ग के लोग हैं, जो भी लोग हैं, उन्हें योजनाओं का सही लाभ मिल सके, उसके लिए 29 विषय है, जिसमें सभी तरह के आयाम हैं। कृषि, भूमि सुधार, जल प्रबंधन, पशुपालन, उद्योग लगाना, मत्स्य पालन, लघु उद्योग संचालित करना, खाद्य उद्योग, पेयजल व्यवस्था कैसे सुनिश्चित हो, सामुदायिक चारागाह, उस ग्राम पंचायत में सड़कें, पुलियाँ, पानी, बिजली, विद्युतीकरण, सौर ऊर्जा जैसी चीज़ें, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम संचालित करना, शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ की शिक्षा व्यवस्थाओं को बेहतर करना, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय जैसी चीज़ें व्यवस्थित करना, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास पे काम, परिवार नियोजन, तो ऐसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी तमाम जो 29 विषय हैं, इन पे काम करने की जिम्मेदारी पंचायत को दी गई। अब पंचायत में काम तो बहुत सारे दे दिए, लेकिन वो कैसे होगा? अभी हम बात कर रहे थे कि पंचायत व्यवस्था कैसा है। पंचायत व्यवस्था में जो हम देखेंगे कि राज्य में लोकसभा में कैसे अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग विभागों का बंटवारा किया जाता है, उसी तरह पंचायत स्तर में भी अलग अलग कामों का बंटवारा किया जाता है, जिसमें जो है 3 एक मंत्रालय भी कह सकते हैं उनको, 3 समितियां जो है बनाई जाती है। सामान्य प्रशासन समिति जो पंचायत की सारी चीज़ों को देख रेख और उसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है, और
दूसरा है निर्माण तथा विकास समिति, कि अपने पंचायत के क्षेत्र में जितने भी गांव, जितने भी लोग हैं, वहाँ पे जिस भी तरह की योजनाएं निर्माण से संबंधित चीज़ें हैं, वो उसकी देखरेख और उसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। तीसरा है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति, पंचायत के क्षेत्र में आने वाले जितने भी स्कूल, आंगनवाड़ी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनमें बेहतर शिक्षा व्यवस्था, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुनिश्चित हो, वहाँ की समस्याओं को चिन्हित करना। समाज कल्याण के लिए सामाजिक मुद्दे, जैसे कहीं पे मतभेद होता हो, भेदभाव हो रहा है, ऊंच नीच हो रहा है, उन सारी चीज़ों को देखरेख और उन्हें अच्छी तरह से सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ये 3 समितियां हैं जो पंचायत को बेहतर तरीके से चलाने में अपना काम करती हैं, जिनको हम पंचायत की स्थायी समितियां कहते हैं। ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या है? तो संविधान के अधिनियम की धारा 49 के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्य इस प्रकार है, जैसे कि मूलभूत नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करना, जिसमें पानी, स्ट्रीट लाइट, सफाई, स्वच्छता, रास्ता, नाली, ये चीज़ें आते हैं। ग्राम पंचायत की संपत्ति की सुरक्षा, ग्राम पंचायत के क्षेत्र में जितने भी सार्वजनिक भवन है, सड़क है, हैंडपंप, कुएं, तालाब आदि, इनके कार्य हैं ये सुनिश्चित करना। प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल और नियंत्रण, ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र में जंगल, नदी, नाले, झरना आदि को व्यवस्थित रखना। सामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण करना, है ना, कि उसके क्षेत्र में शराब, जुआ, सट्टा और महिला हिंसा पर अगर गतिविधियां हो रही है तो उसकी रोकथाम करने की जिम्मेदारी पंचायत की है। ग्राम पंचायत की विकास योजना बनाना, सभी की सहभागिता से विकास योजना बनाना। उस ग्राम पंचायत में जितने भी लोग हैं, 18 से ऊपर के लोग जो नागरिक हैं उस पंचायत के, उनकी सबकी सहभागिता से उस ग्राम पंचायत की योजना, विकास योजना बनवाना ये ग्राम पंचायत की कार्य है। बाजार तथा मेला का प्रबंधन करना, अपने कार्य क्षेत्र में जो है पशु मेला, साप्ताहिक हाट, बाजार स्थल की सफाई, इत्यादि की कार्य की देखरेख करना। हो सकता है कि वहाँ पर किसी तरह का साप्ताहिक हाट बाजार लग रहा है, तो वहाँ से कैसे अपनी पंचायत का आय बढ़ाए, वहाँ पे जो व्यापारी वर्ग आए उन पे कैसे टैक्स लगाए, ये सारी चीज़ें उसके कार्य में आता है। समन्वय, मूल्यांकन तथा मॉनिटरिंग करना, समितियों और ग्राम पंचायत की बैठक सार्वजनिक सेवाओं की निगरानी करेगी। ग्राम सभा की धनराशि उपलब्ध करवाना, ग्राम सभा को धनराशि मतलब बजट का उपलब्ध कराना, योजनाओं के लिए प्राप्त राशि का बेहतर उपयोग हो सके। अलग अलग योजनाओं से जो 15 फाइनेंस कमीशन से जो पैसे आ रहा है, या 14 फाइनेंस कमीशन से पैसे आ रहा है, उसका सही से उपयोग हो सके, ये जिम्मेदारी पंचायत की है। पंचायत द्वारा अपने पंचायत क्षेत्र के आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक बजट तैयार करना, योजना तैयार करना जिम्मेदारी है। लोगों के विकास के लिए राज्य केंद्र सरकार द्वारा लागू सौंपी गई योजनाओं का क्रियान्वयन करना, तो तमाम तरह की चीज़ें जो है ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है, जो कि हो नहीं रहा है। तो हमारे गांव में ये सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं, या पंचायत नहीं कर पा रही है, तो ये कैसे हो सके, इसके लिए हमें संगठन के रूप में काम करनी पड़ेगी। तो संविधान ने एक विशेष दर्जा दिया कानूनी तौर पर ग्राम सभा, जो जनता के लिए जनता का शासन। तो उसमें ग्राम सभा जो होती है उसमें सभी लोगों को भागीदारी करने की ज़रूरत है। उसके लिए जो सीढ़ियाँ बनी हैं, कैसे हम ग्राम सभा की तैयारी करें,
8 सीढ़ी में बताया गया कि पहला जो है ग्राम सभा में जाने की तैयारी करेंगे। दूसरी सीढ़ी होगी एजेंडा जानना, मतलब मुद्दों को जानना और ज़रूरी मुद्दों को मुद्दों में जुड़वाना। सवाल पूछना, अपनी समस्याएं और मुद्दे रखना, मुद्दों पर चर्चा करना, अपने द्वारा जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा करना, फैसले में जो भी फैसला होता है ग्राम सभा में उस फैसले में भागीदारी करना, लिखे गए निर्णय को पढ़वाकर सुनना और फिर उसके बाद में दस्तखत करना। तो ये ग्राम सभा की सीढ़ियाँ हैं जो एक व्यवस्थित तौर पर बताई जा रही है कि कैसे हम ग्राम सभा में भागीदारी करें। अगर हम ग्राम सभा में जाते हैं तो वहाँ किससे और कैसे सवाल पूछे। तो ग्राम पंचायत सचिव से हम सवाल कर सकते हैं कि सरपंच और सचिव से सवाल कर सकते हैं कि पिछली ग्राम सभा की बैठक में लिए गए फैसलों में से कितने फैसलों का क्रियान्वयन हुआ, जिन फैसलों पर क्रियान्वयन नहीं हुआ उनके क्या कारण हैं, पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि किन किन कार्यों पर खर्च की गई है, कितनी राशि पंचायत के पास शेष है, मनरेगा योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में अब तक कौन कौन से कार्य कराए गए और आने वाले समय में कौन से कार्य शुरू किए जाएंगे। पिछली ग्राम सभा से इस ग्राम सभा तक की अवधि में कौन कौन से कामों की तकनीकी प्रस्ताव स्वीकृति हेतु जनपद पंचायत भेजे गए हैं, उन पर क्या कार्रवाई हुई। पिछली ग्राम सभा से इस ग्राम सभा की अवधि तक ग्राम पंचायत की कितनी बैठकें हुई और उनमें क्या निर्णय लिए गए। पिछली ग्राम सभा से इस ग्राम सभा की अवधि में किन किन योजनाओं का लाभ किन किन हितग्राहियों को दिया गया है, उनका चयन कैसे किया गया। आगामी माहों में पंचायत कौन कौन से प्रमुख कार्य करने वाली है, उनके क्रियान्वयन की रणनीति क्या होगी। मजदूरी भुगतान से संबंधित कोई भी सवाल, गांव के प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जमीन, जंगल तथा अन्य सार्वजनिक संसाधनों जैसे तालाब, कुआं आदि के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। मनरेगा एवं अन्य योजनाओं जुड़े सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ग्राम सभा की बैठक व उसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया है। साथियों, ग्राम सभा की बैठक व उसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया है, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार प्रत्येक जो ग्राम है वहाँ पे ग्राम सभा वर्ष में कम से कम 4 बार होनी चाहिए। जो सामान्य क्षेत्र है, राजस्व ग्राम है, उसमें ग्राम सभा, उसके तहत जो वन ग्रामों में ग्राम सभा अलग से होनी चाहिए। संबंधित ग्राम की मतदाता रोस्टर में जो दर्ज है लोग हैं और सबकी भागीदारी हो। साल भर में 4 अनिवार्य बैठक हो, 2 बैठकों के बीच में 3 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ अलग अलग दिया है। सामान्य क्षेत्र, ग्राम सभा और उसकी बैठक प्रक्रिया। अनुसूचित क्षेत्रों में जो है स्वराज ग्राम में ग्राम सभा अलग होगी, वन ग्राम में अलग होगी। अगर मान लो कि कहीं मोहल्ला दूर है, टोला बस्ती में बसाहट है, तो वहाँ की ग्राम सभा अलग होगी। और वहाँ के सारे लोग उस ग्राम सभा में शामिल हो। तो अनिवार्य किसी भी क्षेत्र में अनिवार्य यह है कि साल भर में 4 बैठक हो, 4 ग्राम सभाएं हो, जहाँ पर उस गांव की जनसंख्या के अनुपात, मान लो कि उस गांव में 100 लोग हैं, तो उस गांव में जो जनसंख्या की 3 तिहाई जो लोग हैं
मतलब 100 में से 33 लोग उस ग्राम सभा में उपस्थित हो जिसमें महिला पुरुष हो। तो ये संवैधानिक कोरम है। धन्यवाद। जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन सेल्दा। सेवा जोहार।